बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद तारड़। 5 बड़ी अहम खबरें हैं जिस पर आज से गुफ्तगू करनी है। पहली खबर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा ISI हेडक्वार्टर है। दूसरी खबर यह है कि अफ़गानिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में जो नेटो फ़ौज जा रही हैं और अमेरिका ने वहाँ से अपने जो 10 हवाई अड्डे थे उनका कंट्रोल दे दिया है, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर आजकल किसानों का राज है, किसानों ने वहाँ पे एहतजाज शुरू किया हुआ है। किसान क्या चाहते हैं, उनके मकासद क्या हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। और उसके अलावा चीनी वज़ीर दिफा, उसका अहम दौरा पाकिस्तान हुआ, इसमें क्या कुछ तय हुआ, क्या मामला तय होने वाले हैं और आइंदा क्या खदशात सामने हैं। और 5वीं बड़ी खबर यह है कि ईरान के जो तीसरे बड़े अहम रहनुमा थे उन पर दोबारा हमला हुआ है और उनको कत्ल कर दिया गया है। इन खबरों पर गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा ISI हेडक्वार्टर जो है ना, बड़ी अहमियत का अमल है। उसकी सूरत ये है कि इस वक्त अपोजिशन की तहरीक उरूज पर है, मामलात बड़े गंभीर हो चुके हैं और अपोजिशन ने यह भी ऐलान कर रखा है कि वो आइंदा चंद रोज़ के अंदर, मतलब 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा है, 13 दिसंबर के बाद वो जनवरी के अंदर लॉन्ग मार्च करेंगे। दरहकीकत अपोजिशन का जो सबसे बड़ा मामला है, अपोजिशन चाहती क्या है? अपोजिशन ये चाहती है कि किसी न किसी तरह जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो ना हो पाए। अगर सेनेट के इंतखाबात नहीं होते और PTI को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर अपोजिशन की जो मंशा है, जो मफादात हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। लेकिन अगर अपोजिशन वहाँ पे नाकाम हो जाती है और सेनेट के अंदर अक्सरियत हो जाती है PTI की, तो फिर PTI को कानून साजी के लिए भी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कानून साजी भी करेगी। और सबसे ज़्यादा गो के कौमी असम्बली के अंदर PTI की जो सीटें हैं वो उस लेवल की नहीं है कि वो खुद ब खुद जो है ना कानून साजी कर सके। लेकिन जब ऐसे मामला आते हैं तो फिर ज्वाइंट एक्शन होते हैं, ज्वाइंट सेशन जो है ना, ज्वाइंट सेशन होता है। ज्वाइंट सेशन के तहत फिर सेनेट के और कौमी असम्बली के मिलाकर फिर वो कानून साजी कर लेते हैं। तो अपोजिशन इस बात से बड़ी घबराई हुई है कि अगर ये मामला आ गए, अगर ये हालात नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी तो फिर हमारे लिए काफ़ी हालात ख़राब होंगे। इसलिए अपोजिशन की कोशिश ये है कि वो किसी न किसी तरह मार्च से कबल हुकूमत को गिरा दें। लेकिन बात वही है कि हुकूमतें आज तक ना तो एहतियाज से वो गिरी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो एहतजाज था, जो धरना था, वो इमरान खान ने दिया था 126 दिन का। तो क्या हुआ उस दिन? उस दौरान कुछ भी नहीं हुआ। जितनी अपोजिशन आज मैदान के अंदर है, ये सारी अपोजिशन इकट्ठी थी और इस अपोजिशन ने वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ था, एका किया हुआ था। और मौलाना फजल रहमान साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये ऐलान करते थे कि किसी जत्थे को यह हक हासिल नहीं है कि वो एक मुंतखब पार्लियामेंट को राह चलता करे। तो आज क्या हुआ? आज बहरहाल वो इक़्तिदार से बाहर हैं, तो उनकी मंशा ये है कि हुकूमत ख़त्म हो जाए और मामला हमारे कंट्रोल में आए और किस तरह हम आगे सर्वाइव कर जाएँ, हमारी हुकूमत हो। और इसके अंदर जो अपोजिशन के ऊपर जो केसेस हैं वो भी बिल्कुल सरफरिस्त हैं। लेकिन इन हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो दौरा था ISI हेडक्वार्टर का, एक तो दाखिली मामलात हैं उनको देखना था, साफ साफ वहाँ से ब्रीफिंग लेनी थी, एक वो ब्रीफिंग ली। दूसरी बात थी कि कुछ दिन कबल DJIS-PR ने और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के जो मज़मूम मकासद थे उनको उजागर किया, उनके ऊपर जो एक पर्दा पड़ा हुआ था उसको हटाया और दुनिया को बताया कि भारत पाकिस्तान में क्या कुछ कर रहा है। सबसे बड़ा बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद हैं, वहाँ पे भारत ने क्या कुछ किया और उनको अपने साथ कैसे मिलाया। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद बैठे हुए हैं उनके मकासद क्या हैं। ये वो मामलात हैं जिन मामलात के लिए ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आज़म साहब को। यकीनी तौर पर फ़ौज के अंदर भी कुछ तकरीयाँ हुई, तबादले हुए और कोर कमांडर की एक चेन वो तब्दील हुई, इसके ऊपर भी वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफ किया गया होगा। लेकिन जो सरदस्त जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि इंडिया के अहदाफ को नाकाम कैसे बनाया जाए, इंडिया को शिकस्त कैसे दी जाए। उसके लिए सबसे पहले जो
اتفاق رہا ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ بلوچستان کے اندر فوکس رکھا جائے اور پھر جو بارڈر ہیں بارڈر کے اوپر بھی حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی جائے تاکہ معاملات اس نیچ کے آ جائیں کہ یہ جو سلسلہ بن رہا ہے جو را اتنی بڑی فنڈنگ کر رہی ہے پیسے لگا رہی ہے وہ ساری کی ساری ناکام ہو جائے. یہ دورہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل تھا. دوسری خبر یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہوائی اڈے ہیں اس نے خالی کر دیے ہیں اور ٹرمپ کی یہ کوشش یہ ہے کہ وہ 25 دسمبر سے پہلے کرسمس سے پہلے اپنے فوجیوں کو واپس بلائے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ در حقیقت ٹرمپ اس وقت اقتدار میں نہیں رہ سکتے. جو بائیڈن آ چکے ہیں وہ جیت بھی چکے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے لیکن ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ اگر میں یہ وعدہ ایفا کر دیتا ہوں تو پھر 2024 کے جو الیکشن ہے میں اس کے لیے بھی ریپبلکن کی طرف سے نومینیٹ ہو جاؤں گا لازمی طور پر. کیوں کہ ریپبلکن کی تاریخ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں 7 کروڑ ووٹ حاصل کیے ہیں. 7 کروڑ ووٹ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے. اور اگلے جو 4 سال ہیں اگلے 4 سال میں ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی مؤثر اقتدار ادا کریں گے اپوزیشن لیڈر کا اور جو بائیڈن کو وہ ٹف ٹائم دیں گے اس لیے وہ اپنا وعدہ ایفا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن طالبان کے اندر حقانی گروپ وہ پہلے ہی چاہتا تھا کہ اگر امریکہ یہاں سے نہیں جاتا تو پھر بھی ہم ایسا کریں کہ طاقت کے بل بوتے پر کابل کو فتح کر دیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ افغانستان کی جو طالبان ہیں ان کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کے ذریعے افغانستان کو بحال کرنا افغانستان پر قبضہ کرنا اپنی ریٹ کو بحال کرنا ان کے پاس طاقت ہے وہ رکھتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو 19 ان کی پولیس چیف سمیت 19 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 2 دن پہلے کا جو حملہ تھا اس کے اندر بھی کئی جو لوگ تھے وہ مارے گئے. تو طالبان بڑی شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ. اس لیے امریکی انخلا اگر جلدی ہو جاتا ہے اور جس کو امید ہے کہ 25 دسمبر سے پہلے یہ ہو جائے گا ہر حال میں نیٹو اس کی مخالفت کرے یا نہ کرے کیونکہ ٹرمپ یہ کام لازمی کریں گے اور انہیں یہ کام کرنا بھی ہے اپنی انہیں ساکھ بچانی ہے سب کچھ کرنا ہے. اور دوسری یہ ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ٹرمپ ان کی بات کو مان لے. سب سے ٹرمپ کو اس بات کا بھی غصہ ہے کہ CIA نے مجھے الیکشن میں ہروایا ہے وہ الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر. تو بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جس کے لیے جلد از جلد وہاں سے انخلا ہو رہا ہے اور حالات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. تیسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ بھارت میں کسانوں نے دلی پر دھاوا بول رکھے ہیں. ان لوگوں نے سرخ ٹوپیاں پہن رکھی ہیں سرخ کپڑے پہن رکھے ہیں اور وہ کئی میل پیدل چل کر آ رہے ہیں. کسانوں کا مدعا کیا ہے؟ باقی کسان یہ چاہتے ہیں کہ مودی جو کسان بل لے کر آئے ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ جو 7,000 منڈیاں ہیں بھارت کے اندر وہ ساری کی ساری جو منڈیاں وہ ختم ہو جائیں اور جو بیوپاری ہیں وہ براہ راست کسان سے آ کر گندم خریدے چاول خریدے گنا خریدے یہ سلسلہ ہو. کسان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا استحصال ہوگا. بیوپاری اپنی مرضی کے پیسے لگائیں گے بیوپاری اپنی مرضی کا ریٹ لگائیں گے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق ہمیں وہ پیسے دیں گے. جبکہ منڈی کے اندر یہ تھا کہ ہم سامان لے کر جاتے تھے اور ایجنٹ کے تھرو ہم وہاں بیچتے تھے اور بیچنے کے بعد اپنی رقم لے کر ہم واپس آ جاتے تھے. جبکہ یہ جو ایک سلسلہ ہے اور آپ دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے یہ پاکستان کے اندر بھی ہے اور پاکستان میں جو کسان ہیں وہ کس طرح اس جتھے کے سامنے وہ بے حال ہے مجبور ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جن معاملات کے لیے کسانوں نے دلی کے اندر اکٹھ کر رکھا ہے. کسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دلی کے اندر ہر حال میں دلی کو تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے. لیکن ٹرمپ اس کی کوشش یہ ہے کہ میں معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھوں حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھوں اور جس طرح اس نے نوٹ بندی کا جو ایک معاملہ تھا اس کو اس نے وہ واپس نہیں لیا اس طرح اس نے GST لگایا اس کو واپس نہیں لیا. اب مودی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس فیصلے کو بھی واپس نہیں لوں گی. اگر میں واپس لیتی ہوں تو کیا ہوگا میری ہار ہوگی شکست ہوگی اور مودی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے
किसानों ने वहाँ पे दफा बोला हुआ है, किसान वहाँ बैठे हुए हैं और ये मामला एक दफा वो चलते जा रहे हैं। लेकिन बिल आखिर अगर किसान डटे रहे और उन्हें इत्तेफाक राय कायम किया तो मोदी को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि किसान वहाँ पे इत्तेफाक राय कायम रखें, उनके आपस में इत्तेहाद रहे, इफरात तफरीक ना आए, लड़ाई झगड़ा ना हो और वो इत्तेफाक से बैठे रहें। और वैसे भी जो ज़्यादा किसान हैं वो सिख हैं और वो ज़िद के बड़े पक्के होते हैं, मुझे नहीं उम्मीद कि वो उठेंगे जब तक ये मामला तय नहीं होते। तीसरी बड़ी जो खबर है, चौथी बड़ी खबर वो ये है कि चीन के वज़ीर दिफा ने यहाँ पे आकर दौरा किया पाकिस्तान में और कुछ मामलात डिस्कस हुए हैं, कुछ डिस्कस नहीं हुए। कुछ मामलात मीडिया पर आए हैं जिसमें इत्तेफाक राय हुआ है दिफा के हवाले से। इत्तेफाक राय ये कायम हुआ है अगर किसी एक मुल्क को खतरा होगा तो दूसरा मुल्क उसके साथ वो चलेगा। इस तरह जो कोरोना के असरात थे इसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई है। लेकिन जो बड़ी बात है, दो बातें बड़ी इसके अंदर अहम डिस्कस हुई हैं। एक ये कि अमेरिका के इस खिते से जाने के बाद चीन का किरदार यहाँ बढ़ जाएगा और जो सी पैक का मनसूबा है जो पाकिस्तान से शुरू हुआ है, इसने अफगानिस्तान के थ्रू आगे जाना है। तो एक तो इस पर बात हुई है, इसकी स्कूटी पर बात हुई है। अभी चंद दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो दौरा किया था अफगानिस्तान का, उसके ऊपर भी बात हुई है। और ये वो मामलात हैं जो चीनी वज़ीर दिफा खुद यहाँ तशरीफ लेकर आए और उन्होंने आकर इस पर बात की कि मुस्तकबिल में हमने क्या करना है, मुस्तकबिल में हमने कैसे रहना है और मुस्तकबिल के मामलात क्या हो सकते हैं। एक तो बात ये हुई है। दूसरी बात जो ये वो है इंडिया के हवाले से, भारत के हवाले से। अब भारत न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि वो चाइना के साथ भी उसके मामलात खराब हैं। अगर चाइना जिस तरह भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है, चाइना का प्रोग्राम ये है कि वो भी इंडिया के ऊपर वाटर बम गिरा दें, इंडिया का जो पानी आ रहा है वो बंद कर दें। अगर वो बंद कर देते हैं तो पाकिस्तान तो छोटा सा मुल्क है, वो तो सर्वाइव कर रहा है पहले भी, तो इंडिया के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई है और जो खित्ते के ऊपर जो इसके ऊपर खतरात हैं भारत की तरफ से और बाकी जो ममालिक उनकी तरफ से जो खतरात आ रहे हैं इस वक्त नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ये जो बढ़ती हुई ताकतें हैं, इनको रोकने के लिए भी इत्तेफाक राय कायम हुआ है। बहरहाल एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। चीनी वज़ीर दिफा यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, कुछ दिफाई मामला हुए और कुछ खुफिया बातें हुई, सी पैक के हवाले से मामला हुए, इंडिया के हवाले से मामला हुए। एक बड़ी वो डेवलपमेंट है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर बड़ा अहम काम होगा और हालात मजीद बेहतरी की तरफ पाकिस्तान के हक में जाएंगे इंशाल्लाह। जो पांचवी बड़ी खबर है वो है ईरान के तीसरे बड़े रहनुमा जिनका नाम है अपना अब्दुल्ला, सीनियर रहनुमा है। अब इनका कत्ल हुआ है, पासदारान के इनकलाब का ये सीनियर रहनुमा है, इसका कत्ल हुआ है। ये मैंने पहले भी अर्ज किया था अपने एक प्रोग्राम के अंदर कि जो अगले 50 दिन बड़े अहम हैं। अब 46 दिन रह चुके हैं ट्रंप के यहाँ से जाने के लिए, 46 दिन रह चुके हैं। ये बड़े अहम दिन हैं। इन दिनों में ट्रंप क्या कर सकते हैं, ट्रंप के क्या क्या अहदाफ हैं, क्या क्या मामलात हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। अमेरिका ने ईरान ने ऐलान किया कि हम उसका बदला लेंगे और अभी तक ईरान के अंदर जो सुर्ख परचम है इंतकाम के लिए वो लहरा रहा है। लेकिन ईरान जिस तरह उसे नुकसान पहुंचाना था वो नहीं पहुंचा सका क्योंकि अमेरिका बड़ी ताकत है। एक बात। फिर उसके बाद हुआ ये कि जो उनके दूसरे बानी एक्टिव प्रोग्राम थे मोहसिन फखरीजादे, उनको कत्ल कर दिया। गो ईरान ने इसका जो इल्ज़ाम है वो अमेरिका पर नहीं लगाया, बल्कि इसका इल्ज़ाम उसने ऐड किया इसराइल के ऊपर कि इसराइल की वज़ीर जो आज़म थे उन्होंने 2018 के अंदर भी मोहसिन फखरी का नाम लिया था और मोहसिन फखरी को पहले खतरा भी था। बहरहाल अगर खतरा था तो सिक्योरिटी को नहीं दी आपने, फुल प्रूफ सिक्योरिटी को नहीं दी, बुल प्रूफ गाड़ी को नहीं दी, और जिस तरह एक एटमी साइंसदान के साथ जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो क्यों नहीं हुई। ये बहरहाल ये बहुत सारे सवाल हैं जो जन्म ले रहे हैं। लेकिन बहरहाल ईरान के जो तीसरे अहम आदमी का कत्ल ये कोई छोटी बात नहीं है। इन 50 दिनों में क्या कुछ होगा। ट्रंप की कोशिश ये है कि वो अगर ईरान पर हमला नहीं कर सकता
تو ایران کو اتنا نقصان پہنچائے کہ یہودی خوش ہو جائے. اور یہودی تب خوش ہوں گے جب ایران کے جو بڑے بڑے آدمی ہیں, جو اس کے اہم آدمی ہیں, جب ان کو نقصان پہنچے گا, جب وہ رائے سے ہٹا دیے جائیں گے, تو اسرائیل تب خوش ہوگا. اور اسرائیل خوش ہوتا ہے. پھر آنے والے جو الیکشن ہے 2024 میں, اس میں ٹرمپ کا دوبارہ راستہ کھل جاتا ہے. ٹرمپ دوبارہ امیدوار ہوں گے اور ٹرمپ ان باتوں کو کیش کریں گے. دیکھیں بھائی, میں نے ماضی کے اندر آپ کے اہداف کا مکمل تحفظ کیا اور آپ کو مستحکم کیا, معاملات بہتر کیے, لہٰذا اس وقت بھی میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو, اپنے مشن کو جو ادھورا رہ چکا ہے اس کو پورا کروں. گو اس وقت مشن اس کا ادھورا ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے جو 50 دن ہیں ان میں وہ ایران کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے, اس کے جو اہداف ہیں ان کو نقصان پہنچائے, اس کی جو عسکری قیادت ہے اس کو نقصان پہنچائے, اور اس کے جو بڑے رہنما ہیں ان کو نقصان پہنچائے. بہرحال ہمارے خطے کے لیے اگلے 50 دن بڑی اہمیت کے. ہمارے خیال